गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय पेपर मानव भूगोल के अंतर्गत आज हम जनसंख्या नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के बारे में पढ़ाया। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जनसंख्या नीतियाँ होती क्या हैं। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या के समुचित विकास के लिए जो वहाँ की सरकार होती है उस देश की, उसके द्वारा कुछ नीतियाँ अपनाई जाती हैं, उन्हें ही हम जनसंख्या नीति कहते हैं। अर्थात हर क्षेत्र में जनसंख्या कमी या जनसंख्या वृद्धि आदि बहुत सारी समस्याएं रहती हैं और जनसंख्या से संबंधित और भी बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए किसी भी देश की जो सरकार होती है वो नीतियों का निर्माण करती है, जिसके माध्यम से जो जनसंख्या संबंधी समस्या उनका समाधान किया जा सके और जनसंख्या के विकास को आगे बढ़ाया जा सके। तो जो जनसंख्या नीति होती है वो उस देश की सरकार द्वारा जो जनसंख्या वृद्धि की दर है, जनसंख्या की संरचना, जनसंख्या वितरण आदि को नियंत्रित करने और देश की आवश्यकता के अनुसार उनमें वृद्धि या कमी के उद्देश्य से अपनाई जाती है। यूनेस्को के द्वारा जनसंख्या नीति की परिभाषा दी गई है। यूनेस्को ने कहा है कि जनसंख्या नीति के अंतर्गत वे सभी उपाय एवं कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं जो विशिष्ट जनांकीय चरों जैसे जनसंख्या के आकार एवं वृद्धि, उसके भौगोलिक वितरण एवं जनांकीय विशेषताओं को प्रभावित करते हुए आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय, राजनीतिक तथा अन्य सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योगदान करने हेतु तैयार किए जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी होती हैं, इसके अलावा जनसंख्या से संबंधित जो भी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विशेषताएं हैं उनको डेवलप करते हुए एक जनसंख्या का सतत और समुचित विकास किया जा सके, उसके लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं उसी को हम जनसंख्या नीति कहते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या नीति क्रियान्वयन के चरणों के बारे में। अर्थात किसी भी देश की सरकार के द्वारा जनसंख्या नीति बनाई जाती है तो उस जनसंख्या नीति को लागू करने के लिए विभिन्न प्रकार के चरण भी निर्धारित किए जाते हैं, जिससे कि वह जनसंख्या नीति उचित तरीके से उस क्षेत्र की जनसंख्या विकास के लिए कार्य कर सके। तो जो जनसंख्या नीति होती है उसमें जन्म दर और जो मृत्यु दर होती है उसके जो प्रभाव होते हैं उन चरों को ध्यान में रखा जाता है। जी डेमको और आरजे पास दो विद्वान थे जिन्होंने किसी भी देश की जो जनसंख्या नीति है उसके क्रियान्वयन के लिए 6 चरणों को इम्पोर्टेंट बताया है। सबसे पहले तो जनसंख्या वृद्धि से या जनसंख्या से संबंधित क्या समस्या है और उस समस्या की पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। उद्देश्य का निर्धारण, यानी जनसंख्या नीति बनाई जा रही है तो उसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों बनाई गई है। इसके अलावा वो अल्पकालिक है या दीर्घकालिक, अर्थात लंबे समय तक कार्य करेगी या छोटे समय तक कार्य करेगी। उद्देश्य का अनुकूलन, अर्थात जिस उद्देश्य को लेकर के वो जनसंख्या नीति बनाई जा रही है क्या उस देश के लिए वो उद्देश्य सही है या नहीं है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधनों का चुनाव, अर्थात उस जनसंख्या नीति के उचित तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए कौन कौन से साधन अपनाए जाएंगे। नीति का क्रियान्वयन किस तरीके से होगा और मूल्यांकन समयावधिक तथा क्षेत्रीय है, यानी नीति तो बन गई, उसका क्रियान्वयन भी हो गया, लेकिन उसका मूल्यांकन भी जरूरी है कि वो नीति अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हुई या नहीं हुई या आगे उसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो इन सभी चरणों को ध्यान में रखते हुए जो जनसंख्या नीति होती है वो किसी भी देश में लागू होती है और उसका क्रियान्वयन किया जाता है। जनसंख्या नीति के उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहला उद्देश्य है विभिन्न जो जनसंख्या से संबंधित समस्याएं हैं उनका समाधान करना, जिसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, संरचना, गुण, वितरण, बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान पर बल दिया जाता है। पाल मिडाज नामक विद्वान थे जिन्होंने जनसंख्या नीति के कुछ उद्देश्य बताए। सबसे पहला है जन्म दर पर नियंत्रण प्राप्त करना, दूसरा मृत्यु दर में कमी लाना, तीसरा जनसंख्या वृद्धि का नियोजन करना, जनसंख्या के भौगोलिक वितरण में संतुलन स्थापित करना, जनसंख्या की संरचना में सुधार करना और जनसंख्या का शीघ्र आर्थिक विकास करना। ये सभी जो है वो उद्देश्य रखे जाते हैं किसी भी जनसंख्या नीति के निर्धारण में और इनकी प्राप्ति करना ही किसी भी देश की सरकार का मुख्य उद्देश्य रहता है। सामान्य उद्देश्यों की अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो पहले उद्देश्य हैं ये तो विद्वान के द्वारा बताए गए हैं, लेकिन इनके आधार पर ओवरऑल कुछ उद्देश्य निर्धारित किए हैं। तो सबसे पहला आता है
जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर स्थायित्व लाना। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हमारा भारत है वो विकासशील देश है, लेकिन आज भी कई विकसित देश जैसे कि कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो यूरोपीय देश हैं, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि पर स्थायित्व लाया गया है। अर्थात वहाँ पे जनसंख्या सामान्य पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है, जिससे कि वहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही जो है वो समानता लाकर जनसंख्या वृद्धि में स्थायित्व स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि को रोककर जनसंख्या के आकार को नियंत्रित करना। जैसे कि जो एशियाई और अफ्रीकी देश हैं वहाँ जनसंख्या विस्फोटक अवस्था में पाई जाती है, तो यहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि ऐसे क्षेत्रों में जो जन्म दर है उसको रोक करके जो जनसंख्या के आकार है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि कर जनसंख्या के आकार को बढ़ाना। हमारे विश्व में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है, तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि करके वहाँ पर जो जनसंख्या आकार है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि वह जनसंख्या का संतुलन बना रह सके। तो इस तरीके से इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कोई भी देश की सरकार जो होती है वो जनसंख्या नीतियों का निर्धारण करती है। जनसंख्या नीति की आवश्यकता क्यों हुई? जनसंख्या नीति की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि ऐसे बहुत से विकासशील देश जिनमें जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, वह जनसंख्या के बढ़ने से बहुत सारी समस्याओं के समाधान की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ उन समस्याओं का समाधान बिना जनसंख्या नीति के आप नहीं कर सकते, इसलिए जनसंख्या नीति की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो विकसित देश होते हैं उनमें नगरीयकरण, औद्योगिकरण, क्षेत्रीय असमानता से संबंधित बहुत सारी समस्याओं के समाधान की आवश्यकता पड़ती है। तो मेनली किसी भी देश में जो जनसंख्या से संबंधित समस्याएं हैं उनके सुधार करने के लिए जनसंख्या नीति की ज़रूरत है, इसलिए समय समय पर जनसंख्या नीति बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या नीति के बारे में। जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे सिलेबस में है, वो यही है कि हमें भारत की जनसंख्या नीति के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है, तो जाहिर सी बात है कि भारत में जब जनसंख्या ज़्यादा है तो जनसंख्या से संबंधित बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए भारतीय सरकार के द्वारा जनसंख्या नीति समय समय पर बनाई गई। सबसे पहले सन 1976 में सबसे पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इसके बाद 1981 में इसमें कुछ संशोधन किए गए। इस जनसंख्या नीति के तहत जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना और महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। स्वतंत्र भारत की जनसंख्या नीति। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले भारत में स्वतंत्रता के बाद 1976 में, यानी जैसे कि 1952 में सबसे पहले भारत दुनिया का ऐसा देश बना जहां पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया गया। उसके बाद जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसमें बढ़ती हुई आबादी को विकास के बाधक के तौर पर चिन्हित किया गया और उसके बाद से विभिन्न जो पंचवर्षीय योजना है उसमें जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कोशिश की गई। तो भारत में सबसे पहले 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया गया स्वतंत्रता के बाद। फिर 1960 में एक विशेषज्ञ समूह बनाया गया जिसने जनसंख्या नीति को बनाने के सुझाव दिए। 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई और बाद में 1981 में इसमें संशोधन हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका उद्देश्य क्या रखा गया कि जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि में कमी लाई जाए, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि की जाए, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित किया जाए और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद फरवरी 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की। ये नीति डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर आधारित थी। इस जनसंख्या नीति जो 2000 में जनसंख्या नीति घोषित की गई, इसका उद्देश्य प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बेहतर सेवा तंत्र की स्थापना करना, गर्भ निरोधकों और स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की पूर्ति करना रखा गया था। और इसका जो दीर्घकालिक लक्ष्य है वो जनसंख्या में साल 2045 तक स्थायित्व प्राप्त करना था। ये इस नीति का उद्देश्य रखा गया। आबादी पर काबू पाने के लिहाज से हमारे देश में 1996 से काहिरा मॉडल लागू है, जिसके अंतर्गत आबादी को घटाने के लिए आम जनता पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता, बल्कि शिक्षा के जरिए उनमें छोटे परिवार के प्रति एहसास जगाया जाता है। और पूरी दुनिया में अब यही फॉर्मूला अपनाया गया, यानी वर्तमान में हम दो हमारे दो की पॉलिसी जो है वो देशों में अपनाई जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 की, जो देश की सबसे पहली नीति थी और 16 अप्रैल 1976 को घोषित की गई। इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य रखे गए? परिवार कल्याण से संबंधित चिकित्सा सेवाओं और पुनर्जन्म योग्य बनाने वाली सेवाओं की निःशुल्क व्यवस्था, महिलाओं की शिक्षा के स्तर में सुधार लाना जिससे कि वो जागरूक बने, जनसंख्या शिक्षा पर बल देना, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को महत्व देना, विवाह की आयु
लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष करना। परिवार कल्याण कार्यक्रम की वृद्धि हेतु राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा प्रचार प्रसार का प्रयोग करना, स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रयोग करना। राज्य सरकारों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता का 8% परिवार कल्याण के कार्यक्रमों पर व्यय करना। भारत सरकार व राज्य सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबद्ध कराना। राज्यों में परिवार कल्याण कार्यक्रम का गठन और सावधानीपूर्वक स्थिति की समीक्षा करना। इसके बाद संशोधित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1977 हुई। यह 28 अप्रैल 1977 में संशोधित की गई और उसके बाद 1981 में भी आगे जाके संशोधित हुई। इसके तथ्य क्या रखे गए? पूर्णतः स्वैच्छिक नियोजन करना, बंध्याकरण, परिवार नियोजन में दान देने पर छूट, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों से अपेक्षा की गई कि वे परिवार नियोजन को अपनाएं, पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया, मुफ्त इलाज की व्यवस्था, व्यापक प्रचार प्रसार किया गया, नागरिक प्रतिष्ठा पर बल दिया गया, सामूहिक प्रोत्साहन पर बल दिया गया, ऐच्छिक संस्थाओं का योगदान मांगा गया, केंद्रीय सहायता, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार किया गया, प्रतिनिधित्व तथा विवाह की जो आयु है उसको भी निर्धारित किया गया वापस से। इसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत लागू की गई। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 आई। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत सबसे पहले तो ये घोषणा की गई कि गर्भ निरोध, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य कर्मचारियों और एकीकृत सेवा डिलीवरी की अतृप्त मांगों को पूरा करने के अविलंब लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोशिश की गई। यानी सबसे पहला लक्ष्य ये रखा गया। इस नीति का उद्देश्य कुल प्रजनकता को प्रतिस्थापन स्तर यानी 2 बच्चे प्रति जोड़ा तक लाना है, जो इसका मध्य सूत्रीय लक्ष्य रहा। 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना इसका दूरवर्ती लक्ष्य था, अर्थात हम दो हमारे दो की पॉलिसी अपनाई गई। नीति में प्रेरणा और प्रोत्साहन संबंधी 16 युक्तियां भी बताई गई हैं, जिनमें पंचायतों और जिला परिषदों को छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करने पर पारितोषिक देना, बाल विवाह विरोधी कानून और प्रसव पूर्व गर्भ जांच तकनीक कानून की कड़ाई से पालन, 2 बच्चों के प्रतिमान को प्रोत्साहन और नसबंदी की सुविधा को पारितोषिक और प्रोत्साहन के जरिए मजबूती प्रदान करना। इसके बाद में इस नीति के कुछ अन्य सामाजिक और जनसांख्यिकीय लक्ष्य भी रखे गए। 80% संस्थागत प्रसव और 100% प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रसव, शिशु मृत्यु दर को घटाकर प्रति 1000 जन्म 30 से नीचे लाना, मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख जीवित जन्म 100 से नीचे तक लाना, सभी जन्मों, मृत्युओं, गर्भधारण और विवाहों का 100% पंजीकरण कराना और टीके से सभी रोकथाम होने योग्य बीमारियों के खिलाफ सार्वभौमिक प्रतिरक्षण प्राप्त करना, लड़कियों के अधिक उम्र में विवाह को प्रोत्साहन देना, प्रजनकता के विनियमन और गर्भ निरोधक के उपयोग के लिए सूचना व सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना। यानी 2000 के बाद में मेनली जो जन्म दर है उस पर कंट्रोल रखा गया। इसके अलावा एकल मतलब बड़े परिवार की बजाय छोटे परिवारों पर सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया। इसके लिए सरकार ने कई अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ बनाई, जिससे कि इसको प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया है। 2 मई 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता के अंतर्गत एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। आयोग का क्या काम था कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा, निगरानी करना और निर्देश करना, स्वास्थ्य संबंधी, शैक्षणिक, पर्यावरणीय और विकास कार्यक्रमों में सक्रियता को बढ़ावा देना, कार्यक्रमों की योजना बनाने व क्रियान्वयन करने में अंतर क्षेत्रीय तालमेल को बढ़ावा देना। इस आयोग के अंतर्गत एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की भी स्थापना की गई। बाद में इस कोष को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। यानी इस आयोग का गठन इसलिए किया गया जिससे कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई जा रही है उनका उचित तरीके से क्रियान्वयन हो सके, उसके काम की निगरानी कर सकें कि वास्तव में उनके द्वारा काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रित करने के साथ ही जनसंख्या के अधिशेष का उचित लाभ उठाने के लिए, उनको पर्याप्त जीविका, एक बेहतर जीवन स्तर देने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर प्रयास किए जा रहे हैं। समय समय पर जनसंख्या नीति बनाई जा रही है, जिससे कि लोगों को जो है वो शिक्षित किया जा सके, समझाया जा सके कि आप जितना छोटा परिवार रखेंगे उतना ही आप अपने और अपने बच्चों का उचित तरीके से विकास कर सकेंगे, समाज में आप एक उच्च जीवन स्तर को हासिल कर सकेंगे। तो इसके लिए समय समय पर परिवार नियोजन होने से उसके लाभों को लोगों को प्रचारित किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, जिससे कि देश का विकास हो सके और प्रति व्यक्ति अपना विकास कर सके।